नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। देखिए, आज हम बात करेंगे अपठित गद्यांश की, क्योंकि अपठित गद्यांश में से कई बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सभी प्रकार के एग्जाम्स, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हो या फिर और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सभी में आजकल अपठित गद्यांश जो है वो पूछा जाता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही। सो आज की क्लास में हम हिंदी से संबंधित एक अपठित गद्यांश लेंगे और उसमें क्या होगा, आपको काल से संबंधित प्रश्न, वचन, लिंग, इन सभी से संबंधित या किसी का अर्थ स्पष्ट करने से संबंधित प्रश्न जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी गद्यांश दिया गया है उसको पढ़ना है और उसके आंसर देने की कोशिश करनी है। यहाँ पर मैंने जो प्रश्न पूछे हैं उनके आंसर्स हमारे जो लास्ट वाली स्लाइड होगी उस पर हैं, तो आप वहां से जाकर सारे प्रश्नों के आंसर्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ध्यान से गद्यांश को पढ़िए और उसके बाद लगभग 16 प्रश्न हैं। उन 16 के 16 प्रश्नों के आंसर मैंने एक साथ नहीं दिए हैं। उस गद्यांश के आधार पर आप पढ़ने की कोशिश करें और फिर लास्ट में आप आंसर की में चेक करें। तो शुरू करते हैं हमारे आज के प्रश्नों से पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। तो शुरू करते हैं गद्यांश। ध्यान से पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर किससे संबंधित बात चल रही है। प्रकृति पर्यालोचन के सिवाय कवि को मानव स्वभाव की आलोचना का भी अभ्यास कराना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के सुख, दुख आदि का अनुभव करता है। उसकी दशा कभी एक सी नहीं रहती है। अनेक प्रकार की विचार तरंगे उसके मन में उठा करती हैं। इन विकारों की जांच, ज्ञान और अनुभव करना सबका काम नहीं है। केवल कवि ही इनके अनुभव कराने में समर्थ होता है। जिसे कभी पुत्र शोक नहीं हुआ, उसे कुल शोक का यथार्थ ज्ञान होना संभव नहीं है। पर यदि वह कवि है तो पुत्र शोकाकुल पिता या माता की आत्मा में प्रवेश करके उसका अनुभव कर सकता है। उस अनुभव का वह इस तरह वर्णन करता है कि सुनने वाला उस दुख से अभिभूत हो जाता है। उसे ऐसा मालूम होने लगता है कि स्वयं उसी पर वह दुख पड़ रहा है। जिस कवि को मनोविकारों और प्राकृतिक बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता, वह कदापि अच्छा कवि नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कवि की महत्वपूर्णता को बताया गया है कि जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, कवि जो है वो जो मन के भाव हैं व्यक्ति के, वो रियल में उनको विचारों के द्वारा अभिव्यक्त कर सकता है, अनुभव कर सकता है उन्हें। और यही बात बताई है कि ऐसा व्यक्ति जो इन प्रकार की जो बातों का ज्ञान नहीं दे सकता, वो एक अच्छा कवि नहीं होता है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। संवेदनशील कवि, मानव स्वभाव, विचार तरंगे या कुटिल कवि के विचारों का दुख। बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या लगता है आपको। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। पूरा का पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ा है अभी, तो क्या लगा है यहाँ पर आपको, उचित शीर्षक क्या होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है आप लास्ट स्लाइड में देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्यालोचन से क्या अभिप्राय है। स्टार्टिंग में ही एक लाइन आई थी कि प्रकृति पर्यालोचन के सिवाय कवि को मानव स्वभाव की आलोचना का भी अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पर पर्यालोचन से क्या अभिप्राय है। आंखों से देखना, सम्यक विवेचन, आलोचना करना या एक पक्ष की बात करना। तो ध्यान से सोचिएगा कि पर्यालोचन का मतलब क्या होता है और इसके बाद आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। सारे के सारे आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर डाल के, ताकि आपको भी ध्यान रहे कि आपने पहले या दूसरे प्रश्न का आंसर क्या दिया है। तीसरा प्रश्न है, गद्यांश में आए विचार तरंगे शब्द का एक वचन क्या होगा। विचार तरंगे शब्द आया है गद्यांश में, उसका एक वचन क्या होगा। विचारी तरंग, विचार तरंग, तरंग विचारों या तरंगों का विचार। तीसरा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। क्या आंसर होगा इसका आप लास्ट में देख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, गद्यांश में आए कवि शब्द का विपरीत लिंग क्या है। तो आपको बताना है कि गद्यांश में जो कवि शब्द आया है उसका विपरीत लिंग क्या होगा। कवियों, कवियित्रियों, कवियित्री या फिर महिलाओं का कवि। बहुत सरल प्रश्न है, ध्यान से सोचकर इसका आंसर दीजिएगा। चौथा प्रश्न लास्ट में आप चेक करिएगा कि आपके 16 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो क्या आंसर होगा आपने सोच लिया होगा, टिक भी कर दिया होगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं।
गद्यांश में आए जिसे कभी पुत्र शोक नहीं हुआ, ठीक है, जिसे कभी पुत्र शोक नहीं हुआ, यहाँ कौन से काल का प्रयोग किया गया है? भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल या फिर हेतु हेतु मद भविष्य काल। बताएं इस प्रश्न का आंसर। पांचवा प्रश्न आप लोगों के सामने है कि जिसे कभी पुत्र शोक नहीं हुआ है, कौन सा काल होगा? भविष्य, भूत, वर्तमान या हेतु हेतु मद भविष्य काल। आंसर देखने के लिए आप लास्ट स्लाइड में जाइएगा। पहले आप सारे प्रश्नों को देख लें और कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलें और लास्ट में आप सारे आंसर चेक कीजिएगा। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। गद्यांश में आए विकारों की जांच शब्द का एक वचन क्या होगा? जांच का विकार, विकार की जांच, जांचों का विकार या फिर विकारियों की जांच। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न। उसे ऐसा मालूम होने लगता है कि स्वयं उसी पर वह दुख पड़ रहा है। कवि के लिए ये बात कही है, ठीक है, आपने पूरा गद्यांश पढ़ा हो ध्यान से, तो ये बात कवि के लिए कही गई है कि उसे ऐसा मालूम होने लगता है कि स्वयं उसी पर वह दुख पड़ा हो। गद्यांश के वाक्य में प्रयुक्त काल का नाम क्या होगा? बताएं इस प्रश्न का आंसर। भूत, भविष्य, वर्तमान या हेतु हेतु मत भविष्य काल। सेम ऑप्शन हैं, आंसर आपको बताना है। आपके सामने वाक्य जो है वो बदल गया है। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गद्यांश में आई वह कदापि अच्छा कभी नहीं हो सकता, ठीक है, वह कदापि अच्छा कभी नहीं हो सकता, पंक्ति का निहित अर्थ क्या है? अच्छा कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना, इसको कभी कर दीजिए, कदापि अच्छा कभी नहीं हो सकता। तो जिसके मन में विचार तरंगे उठा करती हैं, जिससे मानव स्वभाव की आलोचना का अभ्यास हो, जिसे मनोविकारों और प्राकृतिक बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता, या फिर जिसे कभी पुत्र शोक नहीं हुआ हो। किसके लिए ये बात कही है कि वह कदापि अच्छा कभी नहीं हो सकता? पूरी एक लाइन आई थी यहाँ पर, तो उसके आधार पर आपको अंतिम लाइन के बारे में पैराग्राफ को ध्यान से वापस देखिए और आंसर देने की कोशिश करें कि सही आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गद्यांश के अनुसार कवि किस प्रकार का अनुभव कराने में समर्थ होता है? ठीक है, किस प्रकार का अनुभव कराने में कवि समर्थ होता है? विचार तरंगों की विविधता, प्राकृतिक बातों, पुत्र शोक संबंधी ज्ञान या सुख और दुख। बताएं इस प्रश्न का आंसर। कवि किस प्रकार के अनुभव कराने में समर्थ होता है? इससे संबंधित देखिए कुछ पैराग्राफ में जो लाइन है वो मैंने यहाँ दी है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 ऑप्शंस में से आशा है आप लोगों ने टिक कर दिया होगा जो भी आंसर आपको सही लगा है। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गद्यांश में आए मनोविकारों और प्राकृतिक जांचों नामक शब्दों का एक वचन रूप क्या होगा? बताएं, आपके सामने 2 शब्द हैं, मनोविकारों और प्राकृतिक जांचों, इसका एक वचन रूप क्या होगा? 4 ऑप्शंस हैं, ध्यान से पढ़ें और आंसर दें। चलिए तो कोशिश करती हूँ कि आप लोगों ने सही से आंसर दे दिया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न हम आप लोगों के सामने लाए हैं। गद्यांश में आए दशा शब्द का बहुवचन क्या होगा? दशाइयां, दशाएं, दशें या दशा का दशा ही रहता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। दशा का बहुवचन क्या होगा? दशाइयां, दशाएं, दशें या दशा। चलिए आई होप आपको आंसर आता होगा। अब 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आत्मा शब्द किस लिंग से संबंधित है? आत्मा पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। बताएं 12वें प्रश्न का आंसर। आत्मा जो शब्द है वो किस लिंग से संबंधित है? चलिए तो आंसर आप लोगों ने दे दिया है, नहीं आता है तो आप लास्ट में देख सकते हैं। 13वें प्रश्न का आंसर देना है अब आप लोगों को। गद्यांश में आए पुत्र शब्द का सटीक विपरीत लिंग युक्त शब्द क्या होगा? पुत्र का बताएं
विपरीत लिंग क्या होगा? स्त्री, लड़की, पुत्रवधू या पुत्री। ठीक है, सटीक विपरीत लिंग युक्त शब्द आपको बताना है। बहुत सरल प्रश्न आ गया है, गलती नहीं होगी मुझे लगता है, बिल्कुल आशा है आप सभी से। चलिए 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गद्यांश में दुख शब्द का बहुवचन क्या होगा? दुखी, दुखों, दुखांत या फिर दुख व्यक्त। बताएं प्रश्न का आंसर क्या लगता है आप लोगों को? गद्यांश में दुख शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो यहाँ पर हमारे आप लोगों को दुखी लग रहा है या दुखों, दुखांत या फिर दुख व्यक्त, टिक करिए और फिर आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपने सही किया है टिक या नहीं। 15वां प्रश्न, गद्यांश में आए उसकी दशा कभी एक सी नहीं रहती, पंक्ति को भविष्य काल में परिवर्तित कीजिए। एक पंक्ति है आपके सामने, उसकी दशा कभी एक सी नहीं रहती, भविष्य काल में परिवर्तित करें। उसकी दशा कभी एक सी नहीं रहेगी, उसकी दशा कभी एक से नहीं थी, एक सी नहीं थी, उनकी दशा में कभी एक साथ भाव नहीं होगा, और एक साथ नहीं से एक सा भाव कर दें, और उनकी दशा एक था ही नहीं। बताएं, 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? भविष्य काल में परिवर्तित करना है। 16वां प्रश्न देखते हैं। गद्यांश में आई स्वयं उसी पर वह दुख हो रहा है, इसे आपको परिवर्तित करना है भूतकाल में। स्वयं उसी पर वह दुख हो रहा है, स्वयं उसी पर बहुत दुख पड़ा था, स्वयं वह दुख पर पड़ा था, वह स्वयं दुख उसी पर पड़ेगा या स्वयं उसका दुख उस पर पड़ा रहेगा। स्वयं उसी पर बहुत दुख पड़ा था। बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या लगता है आपको? 16वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। चलिए, स्वयं उसी पर, यहाँ पर बहुत नहीं, यहाँ पर वह कर दें, फिर आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो 16 प्रश्न हमने आज की क्लास में किए हैं। आई होप आप लोगों ने प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा होगा, सबसे पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ा होगा और उसके आधार पर जो जो प्रश्न पूछे गए हैं आपने इनके उत्तर दिए हैं। यहाँ पर आपके सामने मैं उत्तर माला जो है, आंसर की जो है वो आपको दिखा रही हूँ। आप प्रश्नों के आंसर्स की जांच कर लें। तो मेरा सबसे इजी वे तो यही है कि कॉपी में आप सारे आंसर्स लिख लें और उसके बाद फाइनली चेक कर लें। जहां गलती हुई है उसे वापस चेक करें कि भाई आपने प्रश्न के उत्तर में कहाँ गलती की है। नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, सुविद्या नाम से या फिर मालविका चौधरी नाम से, ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।